हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी का शिव अपडेट भी शिव सहायक चैनल में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास 3 धातु अधातु और यही धात्विक पाठ लेसन नंबर अगला। इस पाठ में हम पूरा इस लेक्चर में पूरा हम ये हेडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है धात्विक चमक। अब देखिए पाठ का नाम है धातु और अधातु। धातु पढ़ेंगे और क्या अधातु, दोनों का हम लोग कंपेरिजन करते हुए पढ़ते हैं ताकि आसानी हो समझने में। धातु और अधातु, पहले इसको समझ लेते हैं। धातु, धातु किसे कहते हैं, किसे अधातु। तो पहली हेडिंग है कि धातु धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धन आयन। धातु क्या बनाते हैं, धन आयन। और अधातु क्या बनाते हैं, ऋण आयन। ऋण आयन जितने भी धातु धन से सोडियम है, Na+ है, पोटास है, K+ है, कैल्शियम है, +2 है, ये सभी क्या है, धातु, क्योंकि ये धन आयन बनाते हैं। और ऋण आयन जो ऋण बनाता है, जैसे क्लोरीन हो गया ऋण आयन बनाता है। नाइट्रोजन क्या हो गया, क्या बनाता है, ऋण 3 बनाता है। ऑक्सीजन क्या है, ऋण, जो ऋण आयन बनाता है वो क्या है, अधातु। और जो धन आयन बनाता है वो क्या है, धातु। समझ में आया। धातुएं क्या होती है, धन आयन, और अधातुएं क्या होती हैं, ऋण आयन। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए अगला, ये होते हैं चालक। धन आयन, धन आयन जो होते हैं ना, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक। और ये होते हैं कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। यानी इसमें विद्युत का प्रवाह होता है और इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ध्यान दीजिए, इसमें लाइन, विद्युत मतलब करंट, करंट मतलब धारा, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें नहीं होता। पहला धन आयन और ऋण आयन, इसमें सुचालक, सुचालक मतलब विद्युत का प्रवाह होता है और इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ऊष्मीय चालन, ऊष्मीय चालन, इसमें ऊष्मीय चालन होता है और इसमें ऊष्मीय चालन नहीं होता। इसमें क्या होता है, सॉरी, कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक। इसमें ऊष्मीय चालन नहीं होता। ऊष्मीय चालन का मतलब ये जो धातुएं होती हैं, अगर धातुओं को एक सिरे पर यहाँ गर्म किया जाए, धीरे धीरे यहाँ इस सिरे भी गर्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालन। इसमें क्या करेंगे, अगर इस साइड गर्म करेंगे तो उस साइड गर्म नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालन नहीं होता। यानी धातुओं में क्या होता है, ऊष्मीय चालन, और अधातुओं में ऊष्मीय चालन नहीं होता है। समझ में आया यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है आपका, अब देखिए यहाँ पर धातु लिखा, धातु लिख दिया जाए, धातु। अब अगली हेडिंग है उसमें आघात वर्धीनता। आघात, ध्यान दीजिए, आघात वर्धीनता, और ये नहीं होता। क्यों, आघात वर्धीनता मतलब जब धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं या किसी चीज़ से वार करते हैं तो ये चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है, चपटा। चपटा यानी थाली का रूप धारण कर लेता है। यानी किसी धातु को जो पीटते हैं, हथौड़े से वार करते हैं, तो क्या हो जाता है, आघात वर्धना, आघात सहता है और वह प्लेट का रूप धारण करने लगता है। और इसमें अधातुओं में क्या, अधातुओं में आघात वर्धितता नहीं होती। आघात वर्धितता मतलब जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो धातु क्या हो जाती है, चपटा। क्या हो जाती है, चपटा। अब अगला हेडिंग है तन्यता। क्या है, तन्यता। धातुओं में तन्यता होती है। धातुओं में क्या होती है, तन्यता। ये सारे भौतिक गुण हैं धातु के और अधातु के। ये तन्यता, तन्यता का अगर देखेंगे तो मतलब तार बनाना। क्या बनाना, तार। तार मतलब पिघलाकर इनको तार बनाया जा सकता है। अगर इनको पिघलाएंगे तो क्या बना सकते हैं, तार। तन्यता इसमें होता है, तन्यता इसमें नहीं होता। पिघला करके, जैसे आपका सोना है, चांदी है, कापर है, इन सब का तार, एल्युमिनियम है, तार बनता है, लोहा का तार बनता है, ये सब क्या होते हैं, तन्यता। यानी इसमें क्या होता है, तार, मतलब तार बनाने की क्षमता। पिघला देंगे तो इससे क्या बनेगा, तार, और इससे तार आप नहीं बना सकते हैं। तन्यता हो गया। तन्यता मतलब इनको पिघला के तार बनाया जा सकता है, इनको पिघला के तार नहीं बनाया जा सकता। अब अगली हेडिंग है आपकी तन्यता हो गया। अब देखिए सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, गोल्ड। गोल्ड माने सोना। सोना क्या बोलते हैं, Au।
1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक तन्य जो धातु होती है वो क्या होती है? गोल्ड। यानी 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, किलोमीटर है, मीटर नहीं है, किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। यानी गोल्ड को इतना पतला बना सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता किस में होती है? गोल्ड यानी सोना में। समझ में आया? अब देखिए अगला है कठोरता। क्या है? कठोरता। अब धातुओं में आपका है आयरन है, Fe है, एल्युमिनियम है, कापर है, Au है, Ag है, ये सभी क्या हैं? कठोर हैं। और ये कठोर नहीं होते, ये गैसीय अवस्था होते हैं। कौन अवस्था होते हैं? गैसीय। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में होते हैं। अब देखिए ये कठोर होते हैं गैसीय, लेकिन इसमें अपवाद है। इसमें क्या है आपका? अपवाद। सोडियम, Na, पोटेशियम और लिथियम, ये मुलायम ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं? मुलायम ठोस। ये तो ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं? मुलायम। ये इतना मुलायम ठोस होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। यानी अगर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से आप काट सकते हैं, और इन तीनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के। ये तीनों वायु के संपर्क में जैसे ही आते हैं आग पकड़ लेते हैं, प्रज्वलित हो उठते हैं। इन सब को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। अब ये कठोरता हो गया, और कठोरता में ये देखिए अपवाद आ गया ना, सोडियम है, पोटेशियम, ये चाकू से काटे जा सकते हैं। आपका पनीर जैसा होता है, चाकू से काट सकते हैं, वैसे ही। अब इसमें अपवाद इसमें भी है। अब देखिए ये तो चाकू से मुलायम, इसमें एक होता है पारा, ये भी अपवाद। पारा माने क्या होता है? Hg। ये धातु है, लेकिन आपका ये क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव है। धातु पर क्या होता है? द्रव। ये कमरे के ताप पे द्रव होता है। कमरे के तापमान नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस, जिस पे हम सभी रह रहे हैं। यानी पारा जो होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। यानी है धातु, लेकिन क्या होता है? द्रव। जबकि धातुएं क्या होती हैं? कठोर। ये मुलायम ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है? ठोस। अब इसमें भी होता है, इसमें ठोस में ये गैसीय अवस्था या होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है? आपका हीरा है। हीरा क्या है? बहुत ही कठोर है। हीरा क्या है? बहुत ही कठोर है, और इसमें चमक भी होता है। क्या होता है? चमक। अभी चलिए चर्चा करते हैं। हीरा हो गया। उसके बाद इसमें बताना भूल गए थे, ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये सुचालक है। ये क्या है? सुचालक। ये विद्युत की सुचालक होती है। कौन? विद्युत की सुचालक होती है। कौन? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल होता है, पेंसिल में जो वाला भाग होता है, यही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? कठोर भी होता है, और विद्युत का सुचालक भी होता है। आपका हीरा क्या है? हीरा बहुत ही चमक होता है, जबकि यह क्या है? अधातु। ये ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। समझ में आया? अब देखिए अगली हेडिंग है आपका कठोरता हो गया। अब देखिए गलनांक देखते हैं। क्या देखते हैं? गलनांक। ध्यान दीजिए, आपका गलनांक ध्यान देखिए। गलनांक किसे कहते हैं? जो पदार्थ जिस ताप पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे आपका लोहा है, आयरन का गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी, और कापर का होता है गलनांक आपका 1085 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर 1535 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आपका जो सोना है वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ये गलनांक है। तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। धातु गलनांक क्या होता है? उच्च। और इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। इनका गलनांक उच्च होता है, और इनका गलनांक निम्न होता है, और इनका गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। इनका गलनांक निम्न होता है, और परास में होता है। किस में होता है? परास में होता है।
परास का मतलब होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अधातुओं को जब गर्म करते हैं तो मान लीजिए कोई धातु है 50 करे तो पिघल गया, तो पूरा नहीं पिघलेगा, वो 100 जब करेंगे तब पूरा पिघलेगा, तो इनका परास में होता है। कहते हैं ये कितना गलनांक है, 50 से 100। इसका गलनांक करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आता है। इसका किस में आता है, परास में। लेकिन आपका इसमें भी क्या है, आपका अपवाद है। क्या है, अपवाद। जैसे आपका हीरा ले लीजिए, डायमंड आपका जो हीरा है इसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। और हीरा का जो उपयोग होता है, औद्योगिक उपयोग, वो क्या होता है, ग्लास को काटने में ब्लेड का काम, यानी पत्ती बनाया जाता है। तो इनका गलनांक उच्च होता है, इनका निम्न होता है। अपवाद में इसमें क्या है, हीरा है। क्या है, हीरा। समझ में आया। ये गलनांक मतलब वे पदार्थ या जो पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। अब देखिए अगली हेडिंग है क्वथनांक है। क्या है, क्वथनांक। तो क्वथनांक का मतलब इनका भी क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। जैसे EFI का क्वथनांक होता है 2850। कितना होता है, 2850। आपका कापर का होता है 25 समथिंग, 23-25 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक। क्वथनांक जो पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने लगे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक माने होता है उबलना। क्वथनांक माने क्या होता है, उबलना। जैसे जल का H2O का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल के वाष्प में बदलने लगता है। इनका क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न। और इनका क्वथनांक क्या होता है, उच्च। यानी आयरन का देखिए FeS कितना 2850 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ डिग्री सेल्सियस होगा। और कापर कितना है 2325। कितना है 2325। H2O जल का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसे बोलते हैं क्वथनांक। अगला हेडिंग है घनत्व। क्या होता है, घनत्व। घनत्व माने होता है अणुओं की सघनता। अणुओं की सघनता, जो जितना अणु सटे दूर पास रहेंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। और इसके जो गैस के अणु होते हैं दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर। अगर न समझ में आए तो घनत्व का मतलब भार से समझिए। किससे समझिए, भार से। और यहाँ भी किससे समझिए, भार से। जिसका वजन, भार माने क्या होता है, वजन। भार माने वजन। भार माने वजन। जिसका वजन ज़्यादा रहेगा उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा। जिसका वजन कम है उसका घनत्व क्या है, कम है। उसका घनत्व कम है। जिसका भार जितने से आपका इतनी बड़ी लकड़ी है और इतना बड़ा लोहा, किसका वजन ज़्यादा होगा, लोहे का। किसका, लोहे का। यानी लोहे का घनत्व क्या है, ज़्यादा, और लकड़ी घनत्व कम। इतना बड़ा आपका, इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा लोहा है, इतना बड़ा क्या है, लोहा। समझ में आया। और इतनी बड़ा आपका, इतने ही आयतन का आप इसमें जल भरा है H2O। कौन सा वजन होगा, ये। यानी इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा। घनत्व ज़्यादा। यानी जो जितना वजन होगा उसका उतना ही घनत्व होगा। घनत्व माने होता है अणुओं की सघनता। तो यानी इन धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम। अब भंगुरता। भंगुरता माने होता है अगर धातु या अधातु उन पर वार करेंगे, धातुओं पर जो वार करेंगे हथौड़े से तो ये चपटा होगा, और इसमें वार करेंगे तो भंगुर हो जाएगा। यानी छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है। तो ये भंगुरता होता है, भंगुरता वाला गुण। इसमें जब हथौड़ी से वार करेंगे चपटा होता है, इस पर करेंगे तो ये छोटे छोटे भागों में बट जाता है। समझ में आया। अब देखिए अगला है ध्वनि। क्या है, ध्वनि। ये भौतिक गुण चल रहा है। कौन चल रहा है, अब देखिए ध्वनि। अब देखिए धातुओं को जो हथौड़े से वार करते हैं उनमें एक ध्वनि निकलती है, और इसमें ध्वनि नहीं निकलती। गैस है, गैस में हथौड़ा मारेंगे कुछ का आवाज़ आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन लोहे पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या आ जाएगा, आवाज़ आएगा। तो धातुओं में क्या होती है, धातुओं में ध्वनिक होते हैं। क्या होते हैं, ध्वनिक। और ये ध्वनिक नहीं होते। अब अगली हेडिंग है विलेयता। क्या, विलेयता। अब चलिए, क्या लोहा
आयरन हो गया, क्या यह जल में विलय होगा? नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, जल में विलय होती है तभी मछलियाँ सांस ले पाती हैं। नाइट्रोजन गैस का है आपका विलय है किसमें? जल में। विलायक मिल जाता है दाब के द्वारा। जब किसी बर्तन में जल भरा है और उस पर से ऐसे प्रेशर से दबाएंगे तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी जल में विलय हो जाएगी। क्लोरीन गैस है आपका Cl2, ये भी क्या है? जल में विलय है। लेकिन क्या धातु हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, ये सब क्या? ये देखिए, आयरन मतलब लोहा, एल्युमिनियम मतलब जो तार होता है एल्युमिनियम, कॉपर आप जानते हैं कॉपर का तार, वहीं Au मतलब सोना और Ag माने चांदी, ये क्या कहते हैं आपका? द्रव में घुलेंगे? नहीं घुलेंगे, इसलिए ये क्या है? अविलेय है। ये क्या है? अविलेय है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अविलेय, ये हो गया आपका क्या? विलेयता हो गया। तो ये धातुएं जल में अविलेय होती हैं जबकि अधातुएं जल में विलेय होती हैं। समझ में आया? अब अगली हेडिंग देखते हैं। धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु में ऑक्साइड से क्रिया करेंगे क्या? अगर धातु ले लीजिए Na और ऑक्सीजन O2 क्रिया होता है तो क्या होता है देखते हैं, ध्यान दीजिए। धातु आपका Na क्या बनाता है? प्लस और O2 माइनस, तो क्या हो जाएगा? Na2O। तो बनाता है जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। किससे क्रिया करती हैं? तो धातु ऑक्साइड बनता है। यहाँ क्या लिखेंगे? धातु, ये धातु है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। यानी जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। ये अब क्रिया लगभग नहीं करती हैं, अब क्रिया नहीं करती हैं। अब देखिए जल से अब क्रिया है, किससे अब क्रिया है, ये समझ में आया ना। धातुएं कोई भी धातु है एक आध ठो करा लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपका यही कर लीजिए, जल Mg है, मैग्नीशियम है और जल H2O क्रिया करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन O2, तो Mg क्या बनाता है आपका? +2 और ये क्या बनाता है? -2। ये दोनों लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? MgO। धातु ऑक्सीजन बन गया धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन आपका बन गया धातु ऑक्साइड। संतुलित कर लेते हैं, ये 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, अब क्या हो गया? संतुलित। ये अधातुएं क्रिया नहीं करती हैं। समझ में आया? यानी जब धातु और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु कई तरह के होते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है। चलिए धातु ऑक्साइड हो गया। अब धातुओं के बीच देखिए, धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल से अभिक्रिया। देखो धातु Na ले लीजिए और H2O जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉरी यहाँ कैल्शियम लेते हैं, क्या लेते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम H2O का क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ में आया? कैल्शियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त। ये संतुलित हो गया। यानी जब धातुओं क्रिया किससे होती है? कैल्शियम से हुई तो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। समझ में आया? तो ये हो गया जल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? जल से। अब देखिए धातु और अधातुओं के बीच आबंध क्या बनाते हैं? आबंध। तो रुकिए इसको अभी लास्ट में कवर करते हैं, पहले ये देखिए विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता चलिए देखते हैं। विद्युत संयोजकता कैसे? मान लीजिए Na प्लस है और कैल्शियम भी क्या बनाता है? +2, पोटेशियम भी क्या बनाता है? +1, ये बनाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? क्लोरीन क्या बनाता है? माइनस। फ्लोरीन क्या बनाता है? माइनस। ऑक्सीजन क्या बनाता है? माइनस। लेकिन जब बात संयोजकता की आएगी, किसकी आएगी? संयोजकता। ये कितना है? 1 माना जाएगा। इसका कितना माना जाएगा? 1। इसका भी कितना? 1। यहाँ भी जब बात संयोजकता की होगी, संयोजकता कितना होगा? 1। संयोजकता प्लस माइनस नहीं होती, हमेशा क्या होती है? एक नंबर होती है, चाहे प्लस हो या माइनस, उससे मतलब नहीं है, 1 या 2 से मतलब है। चलिए अब यहाँ हो गया यह भी 1 और यह भी 1, तो इनकी भी संयोजकता 1 है, इनकी भी 1। तो वैद्युत संयोजकता जिसमें धन आयन और ऋण धन आयन पाए जाएंगे उसमें क्या होगी? वैद्युत
विद्युत संयोजकता, इसमें विद्युत का प्रवाह होगा। ऋण आयन है, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धन आयन धातु होते हैं और ऋण आयन क्या होते हैं? अधातु। तो धन आयनों में विद्युत का प्रवाह होगा और ऋण आयनों में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। समझ में आया? अब देखिए अगली हेडिंग है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक मतलब जैसे NaCl, इसको हटा देते हैं। आयनिक यौगिक क्या देखते हैं? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में आपका जैसे NaCl, NaCl है। अब Na क्या बनाता है आपका? प्लस, और Cl क्या बनाता है? माइनस। Na क्या बनाता है? इसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। KCl है, KCl K क्या बनाता है? प्लस, और Cl क्या बनाता है? माइनस। ये होते हैं आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। इनको जब ये जल में विलय किए जाते हैं तो ये आयन में बदल जाते हैं और ये विद्युत क्या होते हैं? सुचालक। ये भी क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आया? और ये क्षणभंगुर होते हैं। क्या होते हैं? क्षणभंगुर। जैसे आप नमक ले लीजिए, नमक अगर बड़े बड़े वाला देखे होंगे कभी, गोला गोला आता था पहले के ज़माने में, अब भी मिलता होगा। इनको हथौड़े से वार करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट के भंगुर हो जाएगा। तो यानी आयनिक यौगिक क्या होते हैं? भंगुरता पाया जाता है उसमें। अगर उसको पीटेंगे हथौड़े से तो टूट के छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब आयनिक यौगिक गुणधर्म संक्षारण, एक शब्द आ गया। कौन शब्द? संक्षारण। चलिए देखते हैं, ये भी बाद में कवर करते हैं, ध्यान दीजिए। संक्षारण, संक्षारण। अब संक्षारण माने होता है कि ताप, दाब, नमी, ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, वायु के कारण अगर वस्तुओं में कमी आ रही है, वस्तु के क्वालिटी में कमी आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? संक्षारण। जैसे संक्षारण क्या हो? ताप, आप कपड़ा सुखाइए गर्मी में, और गर्मी में क्या करिए? दोपहर को रख दीजिए, 1 हफ्ते आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताप है बहुत ज़्यादा। क्या हो जाएगा? संक्षारण हो जाएगा। दाब भी होता है, नमी, आर्द्रता, वायु। यही चीज़ क्या है? संक्षारण का मतलब क्या है? जैसे आपका लोहा है, लोहे की आपकी खिड़की है, दरवाज़ा है, खिड़की दरवाज़ा लोहे की होती है। अगर इनका पेंट ना किया जाए, धीरे धीरे क्या लगता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। और इस जंग को क्या बोलते हैं? संक्षारण। यानी वस्तु के क्वालिटी में जब कमी आने लगती है उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण। अब संक्षारण को आप बचा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा भी सकते हैं। कैसे? वस्तुओं को, जैसे लोहा है, लोहा को आप पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जैसे लोहा को आपको बचाना है तो क्या कर दीजिए? पेंट करके बता सकते हैं। यानी जैसे हम सभी करते हैं पेंट, या शोध लेपन कर सकते हैं, शोध लेपन कर सकते हैं। और उसके बाद एनोडीकरण कर सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं। उसके बाद जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। जिंक की ये थोड़ा महंगी होती है। इन सब क्रिया की ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस लगा के संक्षारण से बचा सकते हैं। और आपका कोल तार जो डामर होता है, कोल तार का लेप लगा दिए, उससे आप संक्षारण होने से बचा सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला कवर करते हैं। ध्यान देखिए, अब यहाँ पर एक श्रेणी है, ये जो लिखा है ध्यान देखिए, यहाँ पर जो लिखा है देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Sn, Pb, Hg, H मतलब हाइड्रोजन, कापर, हाइड्रो, देखिए कापर और क्या? Hg पारा है, Ag मतलब सिल्वर है, चांदी, और Au माने सोना। देखिए फिर से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Sn, Pb, H, कापर, हाइड्रोक्साइड, Ag। देखिए ये जो होता है ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये कम क्रियाशील वाले हैं, कम क्रियाशील। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले क्या हैं? अधिक क्रियाशील हैं। अगर देखा जाए तो जो ऊपर सबसे टॉप पर वो क्या है? ज़्यादा पावरफुल है क्रिया करने में, उसके नीचे वाला कम पावरफुल है, उसके नीचे वाला कम, ऐसे है। सबसे कम क्रियाशील में कौन पावर है? Au, Ag।
यानी अगर सबसे जो टॉप पर है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ये दूसरे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित। जो जिसके नीचे है वह एक दूसरे क्या कर देंगे, विस्थापित। इसमें आता है जैसे आयरन Fe ले लीजिए और कापर, कौन किसको विस्थापित कर देगा। आयरन मतलब Fe, कौन किसको विस्थापित। देखिए Fe कहाँ है आपका, यहाँ पर। कापर कहाँ है, यहाँ। अगर ये होगा तो Fe क्या है, टॉप पर है। Fe कहाँ है, ऊपर है। यानी यह क्या होगा, अधिक क्रियाशील। यह क्या होगा, अधिक क्रियाशील। और कापर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कापर क्या कर देगा, विस्थापित। इसमें भी अब देखिए एल्युमिनियम और आयरन ले लीजिए। आयरन, एल्युमिनियम और आयरन ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम और आयरन कौन किसको विस्थापित करेगा। देखिए एल्युमिनियम ऊपर है और ये क्या है, नीचे। तो कौन टॉप पर है, एल्युमिनियम। यानी ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये इसको विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित करेगा। हटो भाई अब तुम यहाँ से। वो इसके साथ योग्य क्रिया कर लेता है। अब देखिए जैसे पोटेशियम है और सोडियम ले लीजिए, तो कौन टॉप पर है, पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम सोडियम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित। क्यों, क्योंकि ये जो पोटास है ये ज़्यादा पावरफुल है, किसके, सोडियम के। तो जो टॉप पर है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो नीचे चला आएगा पावरफुल कम होता चला जाएगा। पावरफुल यानी ये सक्रियता, ये सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक है, सबसे कम किसकी है, गोल्ड की, Au की। समझ में आया। इसी तरीके से इसमें कोई और दिक्कत। अब देखिए ये देख लीजिए फिर सोडियम इसको याद करना पड़ेगा। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है स्केल इसी से, कि कौन किसको विस्थापित कर देगा, कौन किसके विलयन में। देखिए अच्छा एक उदाहरण देखते हैं कैसे। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 और सोडियम। फेरस सल्फेट के बेटे में सोडियम डालते हैं तो क्या होता है। अब देखिए Fe क्या बनाता है, +2। सल्फेट क्या बनाता है, -4। Na क्या बनाता है, प्लस। अब देखिए ये और ये कहाँ है, Na आपका कहाँ है, ऊपर। आयरन कहाँ है, नीचे। अब ये कहेगा हटो भाई तुम निकलो, अब हमारा काम है। तो ये इसको क्या कर देगा, हटा करके खुद हो जाएगा Na2SO4। और F को क्या कर देगा, बाहर। F को क्या कर देगा, बाहर। समझ में आया। अब ये क्या हो गया, संतुलित। यानी जो अब क्रिया श्रेणी में ऊपर रहेगा वो अपने नीचे वालों को क्या कर देगा, विस्थापित। समझ में आया। अब देखिए इसमें लिखेगा कि, अब देखा एक क्वेश्चन और उदाहरण देखते हैं फिर समझते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जैसे फेरस सल्फेट है, नहीं कापर सल्फेट, कापर सल्फेट है और इसकी क्रिया किससे करते हैं, फेरस से, आयरन से क्रिया कराते हैं। तो कापर क्या बनाता है, +2। SO4 क्या बनाता है, -2। और Fe क्या बनाता है, +2। +3 भी बनाता है लेकिन उसका काम नहीं है। तो ये और ये कौन ऊपर है देखेंगे अगर, तो Fe क्या है, ऊपर। ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, FeSO4। और इनको क्या कर देगा, अलग अलग करके चलिए हटिए। तो क्या लिखेंगे, कापर सल्फेट के विलयन में जब आयरन के छीलन या फेरस के छीलक डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनाता है और कापर क्या कर देता है, विस्थापित। क्यों, क्योंकि आयरन जो है अधिक अक्रियाशील है और कापर कम अक्रियाशील में है। क्योंकि आगे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी, ये क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान ऊपर है और कापर का नीचे। देखिए आयरन ऊपर है और कापर नीचे। तो जो ऊपर रहेगा वो अपने नीचे वाले सबको विस्थापित कर देगा, ये सबको करेगा। ये इसको नहीं कर पाएगा, यहाँ से करेगा। कैल्शियम इन दोनों को नहीं कर पाएगा, नीचे के सारे कर देगा विस्थापित। मैग्नीशियम अपने नीचे सबको विस्थापित कर देगा लेकिन ऊपर वालों को नहीं कर पाएगा। समझ में आया। इसी तरह ये आपका हुआ। अब अगले भाग में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, धन्यवाद।